Good afternoon, Pawan. माइक कनेक्ट करो, स्पीकर कनेक्ट करो, ऑडियो नहीं कनेक्टेड है। कनेक्ट ऑडियो। हेलो राज, गुड आफ्टरनून। ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हो? ओह, ठीक। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कितने बजे से क्लास था प्रोफेसर का? सर 1 से 2 होता है सर। अटेंडेंस ले रहे थे सर, उसी लिए लेट हो गया सर। और तो कोई दिख नहीं रहा तुम्हारा। पवन दिखा था, उसका ऑडियो कनेक्ट नहीं था और ये भी एग्जिट हो गया। अभी सब धीरे धीरे निकलेंगे वहां से, क्लास से। तो दूसरे क्लास से भी सब निकलेगा, फिर यहाँ आएगा। यस सर। अभी सर कुछ देर पहले ही एंड हुआ क्लास। तो कोशिश करेंगे कि आज डीबीएमएस का जो टॉपिक है वो आज खत्म हो जाए। ओके। और इसके यस सर। बाद रह जाता है रिवीजन। तो रिवीजन तो हर यूनिट के लास्ट में हम लोग तो करते ही हैं। तो रिवीजन करना ठीक रहेगा या फिर वीकली 3 दिन जो हम लोग को मिला हुआ है टीएस में, इस तीनों दिन में हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाना शुरू करते हैं। तो सारा का सारा पीडीएफ तुम्हारे पास रहेगा और तुमको पीडीएफ देखोगे, कभी कोई दिक्कत हुआ, कुछ परेशानी हुई तो पूछ लेना, या कोई एक सर टॉपिक एक क्लास रिवीजन का रख देते सर, और 2 क्लास बेसिक चलता। वैसे एक क्लास रहता सर, जितना मतलब पहले का डाउट होगा, जो जो समझ में नहीं, एक क्लास में पूछ लेते लोग सारा। नहीं तो वो तो हम लोग ऐसे ही पूछ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि पूरा का पूरा डीबीएमएस रिवाइज करना समझदारी नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है और हम लोग बहुत कुछ पढ़े हैं सिलेबस के यस आगे सर, तक। बहुत ज्यादा है सर। तो वैसे भी हर यूनिट, हर टॉपिक खत्म होने के बाद तो हम लोग तो रिवीजन कर ही रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कोई टॉपिक खत्म हुआ उसका रिवीजन कर दिए, उस और फिर दूसरा टॉपिक खत्म हुआ उसका रिवीजन कर दिए। कोई बोला कि सर हम नहीं थे, वो टॉपिक हम नहीं देख पाए थे, फिर से पढ़ा दीजिए, तो दोबारा भी रिवीजन हो गया बाकी लोग का। तो पूरा का पूरा सिलेबस रिवीजन करना, हमको बोलोगे हम करा देंगे, लेकिन तुम्हारा टाइम जाएगा। और हमको लगता है कि जितना
पढ़ना चाहिए था, जितना तुमको देना चाहिए था उतना हम दे चुके हैं। और तुम पीडीएफ पढ़ के देखो, पढ़ने का आदत तो डालना पड़ेगा। तुम सोचोगे सिर्फ वीडियो देख के और सर का लेक्चर सुन के सब समझ में आ जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, यस सर। तो किताब पढ़ने का आदत डालो, किताब पढ़ने का आदत डालो, जो पीडीएफ हम जो नोट्स भेज रहे हैं उसको पढ़ने का डालो आदत। ठीक है, यस सर। तो वहाँ पे अगर फिर भी गुड आफ्टरनून सर। कुछ समझ में नहीं आता है तो तुम आराम से तुम पूछ सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम है, इस टॉपिक पे प्रॉब्लम है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो और क्या क्या कर सकते हैं। एक तो हम लोग का जो टाइम रहेगा वो हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स डील कर लेंगे। ठीक है, उसके अलावा जब तुम्हारा सारा क्लास खत्म होगा ऑफ टाइम में, मतलब जो तुम्हारा शेड्यूल है उसके अलावा क्लास हम लोग शेड्यूल कर सकते हैं अलग से सिर्फ डीबीएमएस रिवीजन के लिए, इस टॉपिक के रिवीजन के लिए जो समझ में नहीं आया हो। यस सर, ये भी सही है सर। इससे क्या होगा कि हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का टाइम जो है वो हमारा उसमें खर्च नहीं होगा। यस सर, वेस्ट नहीं होगा सर। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वैसे हमको पता है कि तुम लोग न पीडीएफ पढ़ोगे और नहीं तुमको कोई डाउट होगा। एक आध स्टूडेंट है तुम्हारे बैच में, जैसे तुम हो, नीतू है, ये लोग हैं थोड़ा सा वो भी बहुत ज़्यादा जो हम जैसा एक्सपेक्ट करते हैं वैसा नहीं है कि तुम पढ़ो और सॉल्व करो, एक्सरसाइज बनाओ, उसका सवाल खोजो नेट से और उसको सॉल्व करके अगर प्रॉब्लम आएगा, अब तुम जैसे तुम बोलोगे सर पूरा का पूरा डिपेंडेंसी ही पढ़ा दीजिए शुरू से अंत तक। ठीक है, तो हमको लगता है डिपेंडेंसी हम लोग 2 क्लास में ख़त्म किए थे। ठीक है, 2 क्लास में ख़त्म किए थे। उस समय अगर मान लो कोई क्लास नहीं किया होगा तो समझ में आता है कि सर क्लास छूट गया था मेरा, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन कोई क्लास किया है उस समय कुछ नहीं पूछा, अब बोलेगा फिर से दोबारा पूरा समझा दीजिए, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। ठीक है, तुम ये कह सकते हो कि यस सर सर। ये सवाल बता दीजिए, डिपेंडेंसी वाला ये सवाल हमको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, और पीडीएफ अभी तक तो तुमको आइडिया मिल गया होगा, तो बेसिक का देखो और चाहे डीबीएमएस का देखो कि जो पीडीएफ हम बनाए हैं इतना एक्सप्लेनेटरी है, इतना बढ़िया है कि अगर किसी को जिसको हम नहीं पढ़ाए हैं, जिसको हम पढ़ाए नहीं उसको भी वो पीडीएफ दे दोगे तो वो पढ़ के सब समझ जाएगा। है कि नहीं है सर? तुमको लगता है कितना अच्छा बनाया यस है सर। पीडीएफ? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, यस। तो इसीलिए हमको लगता है कि रिविजन में टाइम वेस्ट करना समझदारी नहीं होगा। हम तुम्हारे लिए अलग से टाइम निकालने को भी तैयार हैं। खैर, जैसा तुम लोग बोलोगे वैसा करेंगे, कोशिश करते हैं कि आज हम लोग फिनिश कर दें। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन तो देख लिए हम लोग सारा का सारा, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, बीस यूनिट। इसके बाद हम लोग कॉर्ड्स रूल पढ़े थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कॉर्ड्स का रूल। और जो कॉर्ड्स का रूल है इसके बाद हम लोग कुछ नॉर्मलाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, उससे आइडिया मिलेगा तुमको कि कैसे सॉल्व होता है। ओके, तो हम लोग कहाँ तक देखे थे कॉर्ड्स का रूल? डेटाबेस डिस्क्रिप्शन रूल, इंफॉर्मेशन, कॉम्प्रिहेंसिव सब लैंग्वेज, ये देख लिए थे। सेवेंथ वाला द व्यू अपडेट रूल, ये देख लिए थे। सेवेंथ, तो सेवेंथ देखे थे, सेवेंथ पे रुके थे और सेवेंथ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जहाँ जो जो लास्ट रूल पढ़े थे वहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो कॉर्ड्स का रूल याद दिला दें कि कॉर्ड कौन थे। हु वाज कॉर्ड? बताओ, ऐसे करोगे, हम लोग रिलेशनल डेटाबेस पढ़ रहे हैं, उसको आरडीबीएमएस का जो कंसेप्ट दिए थे, जो हम जिनको बोलते हैं द फादर ऑफ, अभी जो करंट में हम लोग यूज करते हैं आरडीबीएमएस, इस आरडीबीएमएस के जो फादर कहे जाते हैं, फादर ऑफ
with RDBMS, एडगर प्रिंटेड कार्ड, जिनको उनके लिए ट्यूरिंग अवार्ड मिला था। एसक्यूएल वही बनाए जो जो रिलेशनल अलजेब्रा रिलेशनल कैलकुलस है, तुम लोग का नहीं पढ़ना है वैसे, ये AKU को पढ़ाए हैं हम। अगर तुमको इंटरेस्ट होगा तो वीडियो देख लेना रिलेशनल अलजेब्रा और यस सर। कैलकुलस का। वैसे बहुत सारा ऐसा चीज है जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तुमको एकदम पढ़ना ही नहीं होता, दूर दूर तक जिक्र नहीं है उसका। तो वो सब चीज अगर हम पढ़ाए हैं AKU बैच को, तो तुम वो वीडियो देख कर सीख सकते हो अगर इंटरेस्ट हो तो। तो ठीक है, एसक्यूएल का कंसेप्ट उन्हीं का था, रिलेशनल जो अलजेब्रा है, रिलेशनल कैलकुलस है, भी उन्हीं का देन था। ठीक है, और ये रूल भी उन्होंने दिया है कि रिलेशनल डेटाबेस कोई भी होगा तो कैसे होगा। हम लोग जब स्टार्ट कर रहे थे कॉट्स रूल का, तो हम लोग बात की थी कॉट्स रूल के बारे में कि कॉट्स ने क्या क्या रूल दिया था कि अगर कोई डेटाबेस रिलेशनल होता है, क्योंकि हुआ क्या कि रिलेशनल डेटाबेस मार्केट में आया तो बहुत सारे वेंडर थे जो रिलेशनल डेटाबेस बनाना शुरू कर दिए। ठीक है, तो उसमें ये बात हुआ कि जब रिलेशनल डेटाबेस सब बोल रहा रिलेशनल डेटाबेस, कोई एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, कोई एक ऐसा स्टैंडर्ड होना चाहिए जिसके आधार पे हम कह सकें कि ये RDBMS है या नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने रूल दिया। ठीक है, उसके लिए उन्होंने रूल दिया, और टोटल कितना रूल दिए? 12 सर। टोटल 12 रूल, और रूल 0 जो है जिसको हम एक्सप्लेन करना फर्दर, उसको मिला के 13 कॉड रूल या कॉड कमांडमेंट ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो 7th रूल क्या था? 7th रूल ये था कि the insert, update and delete rule. An RDBMS must do more than just be able to retrieve a relational data set. It has to be capable of inserting, updating and deleting data as a relationship. Many RDBMS that fails the grade fall back to a single record at a time procedural technique when it comes time to manipulating data. जब हम एसक्यूएल की बात कर रहे थे तो हम अभी तक देखे कि एसक्यूएल में हम एक अलग सा लैंग्वेज होना चाहिए जिससे हम क्वेरी कर सकें और हम सारा इंफॉर्मेशन ले सकें। ठीक है, रूल 7 में कॉर्ड ने ये कहा कि जो आरडीबीएमएस जो है वो सिर्फ उनका जो एसक्यूएल होगा वो सिर्फ रिट्रीवल के लिए नहीं होगा, सिर्फ रिट्रीवल का सेलेक्ट स्टार किए और सारा का सारा रिट्रीवल हो गया, ये नहीं। हमारे पास कुछ ऐसा उस लैंग्वेज में कुछ ऐसा भी सुविधा होना चाहिए था, कुछ ऐसा भी काम होना चाहिए था, वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम रिकॉर्ड इंसर्ट भी कर सकें या उसको पुराने वाले को अपडेट करना है अपडेट करें और अनवांटेड रिकॉर्ड को डिलीट भी कर सकें। ठीक है, बहुत सारे ऐसा RDBMS है जो सिंगल रिकॉर्ड एट ए टाइम जो जनरेट करते उसमें वो मैनिपुलेट करने में फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो दिस रूल स्टेट्स the set oriented nature of a relational database. It requires that the rows be treated as a set in the insert, delete and update operation. ठीक है, सेट करने का मतलब जैसा डेटाबेस में हम लोग सेट पढ़े थे। ठीक है, तो हमारा सेट करने का मतलब कि एक पूरा का पूरा जो हमारा एक एंटिटी है वो हमारे सेट के, उसी को बोलते हैं एंटिटी सेट, कलेक्शन ऑफ होल एंटिटी। ठीक है, तो सेट ओरिएंटेड होना चाहिए जिसमें कि इट रिक्वायर्स दैट रोज बी ट्रीटेड एज सेट इन इंसर्ट डिलीट एंड अपडेट ऑपरेशन। हम रिकॉर्ड को सेट की तरह डील करें और उसी सेट की तरह ही उसका इंसर्ट डिलीट और अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म हो। The rule is designed to prohibit implementation that support only row at a time navigational modification to the database. The SQL language cover these via the insert, update and delete statement. Okay, so SQL Server, MySQL and Oracle that all supports bulk insert, delete and update. ठीक है, bulk आप इंसर्ट करना हो तो हम कर सके, नॉट अ रो एट अ टाइम। ऐसा नहीं होना चाहिए
किसी रो एट अ टाइम कर रहे हैं और हम बल्क में अगर करना चाहें तो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल था रूल सर नंबर 8। बल्क मीन्स क्या हुआ सर? बल्क इन बल्क शॉर्ट मतलब मीन्स? एक साथ बहुत सारा रिकॉर्ड, एक ओके साथ बहुत सर। सारा रिकॉर्ड इंटर करना। ठीक है, physical data independence, changes in the physical level must not lead to a change in the next higher level called logical level। हम लोग जो डेटा पढ़े थे, हम लोग 3 लेवल ऑफ व्यू पढ़े थे ना, उसमें हम लोग पढ़े थे कि हम लोग 2 तरह का इंडिपेंडेंस था, लॉजिकल डिपेंडेंस और फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगर हमको तुम बोलोगे कि अपने एग्जाम के लिए क्वेश्चन सेट कर दीजिए थोड़ा सा, तो हम ये वाला जो 3 व्यू और जो 3 लेवल ऑफ व्यू एंड डेटा इंडिपेंडेंस, ये 2 टॉपिक रखेंगे ही रखेंगे। ठीक है, चांसेस इन द फिजिकल लेवल मस्ट नॉट लीड टू चेंज इन द नेक्स्ट हायर लेवल कॉल्ड लॉजिकल लेवल। अगर हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मान लो फिजिकल लेवल जहाँ हार्ड डिस्क में, जहाँ टेप ड्राइव में और जहाँ पे स्टोर किया गया है, सबसे निचला लेवल, ठीक है, जहाँ पे डीबीए काम कर रहा है, उस लेवल कह रहे हैं कि चेंजिंग इन द फिजिकल लेवल, कुछ भी अगर फिजिकल लेवल में चेंज हो रहा है तो वो अफेक्ट नहीं करना चाहिए नेक्स्ट हायर लेवल, मतलब लॉजिकल लेवल पे। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कैसा होता है, वो हमारा इंडिपेंडेंट होता है। तो इसी रूल को डिस्क्राइब किया गया है और समझाने के लिए, एनी चेंजेस इन द फिजिकल लेवल, लोएस्ट लेवल दैट टॉक्स अबाउट हाउ द डेटा इज स्टोर्ड इन डेटाबेस, शीज फॉर एग्जांपल इन array or the linked list in etc, must not lead to the change in the logical view। ठीक है, बीच वाला जो है जहाँ टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ प्रोग्राम लिख रहे हैं इंडिविजुअल के लिए, जहाँ पे हम डीएमएल यूज कर रहे हैं उस लेवल पे। Next, applications that are defined on the physical level should be able to continue to work even when changes are made on the internal implementation of the data storage and access method। हम जो डेटा स्टोर करने का जो तरीका है, हम उसको चेंज कर रहे हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन चेंज कर रहे हैं, एक्सेस मेथड चेंज कर रहे हैं, सब कुछ चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो उस चेंज के कारण हमारा जो लॉजिकल व्यू है, लॉजिकल लेवल है, वो हमारा अफेक्ट नहीं होना चाहिए, ये इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, द वे द डेटा स्टोर फिजिकली मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑन द हाउ इट इज एक्सेस लॉजिकली। और ये ऐसा रूल है कि हम डीबी में पढ़े हैं, और तब इसका मतलब ये हुआ कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और ये सारा का सारा आरडी में सपोर्ट करता है। ठीक है, इसके बाद है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, मतलब व्यू और लॉजिकल के बीच का इंडिपेंडेंस। तो ये भी हमको इंडिपेंडेंस होना चाहिए, मतलब द एबिलिटी टू चेंज द कंसेप्चुअल स्कीमा विदाउट हैविंग टू चेंज द नेक्स्ट हायर लेवल एक्सटर्नल स्कीमा और एप्लीकेशन प्रोग्राम। हम अगर हम बैकएंड में कुछ चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए फ्रंट एंड को चेंज करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, installation of the application program and the terminal user from the negative effect of the information preserving changes the logical database schema। इसका डिस्क्रिप्शन समझो, the additional or removal of the new entity attributes or the relationship to the conceptual schema should be possible without having to change existing external schema or having to rewrite existing application program। Logical data independence means if we add some new columns or remove some columns from the table, then user view and program should not change। ठीक है, the term logical data independence refers to the ability to present the stored information in different ways to different user। ये हम लोग पढ़े हैं, और अब अगर समझ में आया तो बोलो, नहीं तो फिर हम समझाएं। लॉजिकल इंडिपेंडेंस हम कहते हैं, मान लो कोई एक टेबल है, स्टूडेंट टेबल है, और उसी स्टूडेंट टेबल यस को सर। यूज करके व्यू लेवल पे तुम अपना इंफॉर्मेशन देख रहे हो, तुम लोग अपना इंफॉर्मेशन देख रहे हो, कोई रिजल्ट देख रहा है, कोई फी देख रहा है, कोई अटेंडेंस देख रहा है। ठीक है, अब मान लो कि जिस टेबल से तुमको इंफॉर्मेशन मिल रहा है, डीडीएल कमांड, डीएमएल कमांड यूज करके, ठीक है, तो वहां पे अगर मान लो हम चेंज करते हैं, कोई एक कॉलम जोड़ दें
कोई एक कॉलम जोड़ देते हैं या कोई एक कॉलम घटा देते हैं, तो हमको प्रोग्राम चेंज नहीं करना पड़ेगा। हमको ये फ़ोन करके, अगर हम डीबीए हैं तो हमको ये नहीं करना पड़ेगा कि भाई हम चेंज किए हैं डेटाबेस के स्कीमा में, अपना प्रोग्राम थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। वो दोनों एकदम इंडिपेंडेंट होना चाहिए। फर्क तब पड़ेगा जब जो कॉलम तुम देखना चाहते हो वो कॉलम अगर हम डेटाबेस से हटाते हैं, डिलीट करते हैं, तब प्रॉब्लम होगा, मात्र तभी प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो लोकल लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस यही है कि प्रोग्रामर लेवल पे जो चेंज होगा, अगर हम डेटाबेस के स्कीमा, उसके उसका डेफिनेशन, उसका कोई भी चीज़ चेंज कर रहे हैं, तो वो हमको प्रोग्राम से वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर प्रोग्राम से इंडिपेंडेंट नहीं है, इसका मतलब हमारा प्रोग्राम जो बनाया गया है वो सही तरीके से नहीं बनाया गया, सही फ्रेमिंग नहीं है। Okay, rule number 10, integrity independence rules. This rule insists that the declaration of the integrity constraint must be part of the language that is used to define the database structure. Also, this integrity constraint should be stored as a part of data dictionary. It should not be a part of application program. कहने का मतलब क्या कि अगर मान लो 5 मैनेजमेंट सिस्टम का उदाहरण लेकर समझते हैं हम लोग। मान लो 5 मैनेजमेंट सिस्टम में अगर हम मार्क्स इंटर कर रहे हैं और सब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 3 सब्जेक्ट का मार्क्स इंटर कर रहे हैं और फुल मार्क्स 100 है, फुल मार्क्स 100 है, और जब इंटर हो रहा है मार्क्स तो वो हमारा 100 से कुछ ज़्यादा गलती से इंटर ना कर दे। अगर हम चेक करना चाहते हैं, ये पैरामीटर हम सेट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? तो हमको उस समय क्या करना था कि जो तुम नंबर दोगे उस नंबर को हम डेटाबेस में स्टोर करने के पहले हम चेक करेंगे। हम चेक करेंगे कि क्या ये 100 के बराबर या छोटा है कि नहीं है। अगर है तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो वहाँ पे इस तरह कंस्ट्रेंट हमको सॉफ्टवेयर में लगाना पड़ता था, डेटाबेस को हम नहीं समझा सकते थे। यहाँ पे क्या बात है कि जितना इंटीग्रिटी है कि ये प्राइमरी की होगा, ये नल होगा, ये डोमेन होगा, तो ये सारा का सारा जो इंटीग्रिटी है, कंस्ट्रेंट जो है, वो हमारा डेटाबेस में होना चाहिए, वो हमारा सॉफ्टवेयर में नहीं होना चाहिए। वो सारा का सारा डेटाबेस का पार्ट होगा। हाँ, ये मैं वही उसी में है। यहाँ पे हाँ चैट, ये सबसे ऊपर में कि हम सबसे साथ बात कर सकते हैं, हमसे कोई बात करेगा तो हाँ, ठीक है। तो हम इंटीग्रिटी के बारे में क्या बोले कि इंटीग्रिटी जो होगा हम डेटाबेस के स्कीमा में स्टोर करेंगे और वो हमारा डेटा डिक्शनरी में स्टोर होगा, वो सॉफ्टवेयर का पार्ट नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है बात? यस सर। फ्रंट एंड से हम डेटा मांगे तुमसे, एक फ्रेम इंटरफेस डिजाइन किए, उसमें तुम लिखे 101 और तुम इंटर करा दिए। हम सॉफ्टवेयर में, हम अपने प्रोग्राम में हम नहीं उसको वैलिडेट कर रहे हैं कि ये वैलिड डेटा है कि नहीं है, सीधे भेज दिए डेटाबेस में, और डेटाबेस में वहाँ पे रूल लगा हुआ है कि भाई ये 101 नहीं, उसके लिए उस इंटीग्रिटी के लिए वो डेटा जो है इनवैलिड है, तो वो हमको रिटर्न करेगा एरर, और हम यहाँ पे कैच करेंगे उस एरर को और हम बताएंगे कि भाई इनवैलिड डेटा है। हमको इससे हमारा सॉफ्टवेयर बनाना आसान हो जाता है। हमको कोई एक बार हम लगा दिए कि भाई कोई इंटर नहीं करेगा, तो क्या वो डेटाबेस हमारा जो है, ओरेकल जो है, वो खुद उस चीज को वैलिडेट करेगा। ठीक है, it should not be the part of application program. A minimum of following
two integrity constraints must be supported. पहला इंटीग्रिटी रूल 1, इंटीग्रिटी तो इंटीग्रिटी रूल हो गया, इफ द एट्रीब्यूट ए of the relation R is the prime attribute of R, then A cannot accept null value. ठीक है, सबसे पहला रूल इंटीग्रिटी रूल 1 था क्या, कि अगर कोई रिलेशन का एट्रीब्यूट ए है जो प्राइम एट्रीब्यूट है, मतलब प्राइम नंबर है, प्राइम क्या बोलते हैं उसको, प्राइमरी की है, तो वो कभी भी नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। पहला तो ये कोई इंटीग्रिटी रूल 1 हो गया। ठीक है, इंटीग्रिटी रूल 2 देखते हैं। इसमें हम लोग बात करें कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, अगर इंटीग्रिटी रूल 2 कंसर्न विद द फॉरेन की, इफ with attributes of the relation having domain that are those of the primary key of the another relation. इंटीग्रिटी रूल 2 ये है कि हम किसी एक टेबल का अगर प्राइमरी की दूसरे टेबल में हम रेफरेंस के लिए रख रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, या बोलेंगे फॉरेन की, उसको बोलते हैं फॉरेन की। ठीक है, तो कह रहे हैं क्या कि विद एट्रीब्यूट्स ऑफ द रिलेशन हैविंग डोमेन दैट आर दोज द प्राइमरी की ऑफ द अदर रिलेशन, ये भी होना चाहिए, ये होना चाहिए कि इंटीग्रिटी, डिफरेंशियल इंटीग्रिटी वाला कंसेप्ट हम लगा पाए। ये जो रूल था ये एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल, माइस्क्यूएल, आईबीएम, DB2 इस रूल को ओबे करता है। ओके, इसके बाद का था रूल नंबर 11, डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस रूल। RDBMs must have distribution independence. This is one of the more attractive aspects of RDBMs. Database systems built on a traditional framework are well suited to today's client-server database design. कहने का मतलब क्या, distribution independence का मतलब कि the distribution of the part of any database to different sites location should be invisible to the end user. ठीक है, that is like in the distributed database, it should give a centralized effect to the end user who access it. Distributed database भी हम AQ वाले बैच को पढ़ाए हैं, अगर इंटरेस्टेड होगे तो वीडियो देख लेना, और वीडियो देखने के बाद अगर कोई डिस्कस करना चाहो तो कर सकते हैं। ठीक है, ओके। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द, तुम पढ़ना चाहोगे तो हमको अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं है। तो द डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्या कि जो सिलेबस पर नहीं होता है वो पढ़ाने पे तुम भी लोग बोलते हो कि तो सिलेबस नहीं है तो क्या पढ़ा रहे। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में क्या है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्ट ऑफ एनी डेटाबेस to the different sites location should be invisible to the end user. That is like the distributed database, which should give a centralized effect to the end user who access it. Also, the existing applications are able to continue their operation when the database is distributed or redistributed. This way of execution provides parallelism in handling transaction. देखो, डेटाबेस हम लोग 3 टियर पढ़े हैं। 3 टियर को हम लोग और नंबर 3 को और कैसे आगे बढ़ा सकते थे, तो हम लोग बात किए थे कि डेटाबेस का सर्वर जो है उसको, डेटाबेस जो टेबल है उसको और मल्टीपल डेटाबेस में बढ़ा देंगे। ठीक है, तो हमारा एन जो है वो 3 टायर से 4 टायर हो जाएगा, फिर 5 टायर हो जाएगा। तो एक डेटाबेस जो एक सर्वर पे था उसमें 1500 टेबल था, सपोज करो 1500 टेबल वाज देयर, और वो टेबल के कारण वो सर्वर हमारा स्लो हो रहा है, बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा है, तो उस 1500 टेबल को हम 2 अलग अलग सर्वर पे हम बांट दिए। ठीक है, हम बांट दिए, इसको बोलते हैं डेटाबेस को डिस्ट्रीब्यूट करना, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। तो ये रूल जो है, ये रूल ये कहता है कि अगर डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द साइट्स, तो यूजर को कभी इस बात का आभास नहीं होना चाहिए। ठीक है, यूजर को बिल्कुल वैसा ही लगना चाहिए जैसे वो सेंट्रलाइज डेटाबेस पे काम कर रहा था। हम एक इंफॉर्मेशन मांगे 2 टेबल को रिलेट करके, एक टेबल इस पे था, एक टेबल दूसरे सर्वर पे था, दोनों टेबल का रिकॉर्ड फेच हुआ और हमको ज्वाइन रिलेशन ऑपरेट करके हमको वो रिजल्ट मिला, तो हमको ये पता नहीं चलना चाहिए कि वो कहीं और है। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्ट ऑफ द डेटाबेस टू डिफरेंट साइट लोकेशन शुड बी इनविजिबल टू द एंड यूजर। समझ रहे बात को? यस सर। Yes, sir. और उसके बाद है ऑल्सो द एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन आर ऑल्सो एबल टू कंटिन्यू देयर ऑपरेशन
जो मेरा फ्रंट एंड है, हम उसको बनाए थे हम बैकएंड के लिए, और बैकएंड में हम डेटा को हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तब क्या होगा कि एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन are able to continue their operation when the database is distributed or redistributed। उस एप्लीकेशन को, क्योंकि हम लोग बात कर चुके हैं फिजिकल इंडिपेंडेंस का, तो फिजिकली वो एक साइड पे या दो साइड पे या तीन साइड पे, जिससे हमारे एप्लीकेशन को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दिस वे ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोवाइड्स पैरेललिज्म इन हैंडलिंग ट्रांजेक्शन। इससे क्या होता है कि हम एक पैरेलल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, एक सर्वर से एक ट्रांजेक्शन होगा, दूसरे सर्वर से दूसरा ट्रांजेक्शन होगा, एक साथ हम दो या दो से ज्यादा पैरेलल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ये रूल जो है एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल, माइस्क्यूएल, आईबीएम, DB2, ये सारा का सारा डेटाबेस इस रूल को ओबे करता है। ओके, तो रूल नंबर जो 12 है वो नो सुपरविजन रूल। इफ एन RDBMS सपोर्ट्स अ लोअर लेवल लैंग्वेज दैट परमिट्स फॉर एग्जांपल row at a time processing, then this language must not be able to bypass any integrity rules or constraint of the relational language। कहने का मतलब ये कि हम एक, मान लो RDBMS मेरा एक घर है, और घर के अंदर जो दरवाजा है, उस दरवाजा में एक रूल लगा हुआ है कि उसमें तुमको एक कार्ड दिए हुए हैं या थंब इम्प्रेशन तुम लगाओगे तभी जा सकते हो। ये रूल है उस घर में जाने का। तो मतलब RDBMS वैसा ही रूल है जो उसमें ऐसा है कि उसके अंदर तुम यूजर नेम डालोगे, पासवर्ड डालोगे, और इंटीग्रिटी कंस्टेंट है, सबको सब रूल उसके अंदर इम्पोज है। ठीक है, तो कोई ऐसा तरीका नहीं होना चाहिए कि उस रूल को बगैर ओबे किए हुए कोई डेटाबेस को एक्सेस कर सके। ठीक है, जिस घर में इस तरह का लगा हुआ है कि आप इतना चेक पॉइंट के बाद ही आप जा सकते हैं, उसमें पता चला कोई खिड़की से जा रहा है, कोई वेंटिलेटर से जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यस सर। अगर कोई RDBMS अगर लोअर लेवल लैंग्वेज सपोर्ट भी करता है और रो एट ए टाइम प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है, जैसे मान लो कि जो लाइसेंस C लैंग्वेज है, उससे हम डेटा ओरेकल कनेक्ट करने के लिए हमको हेडर फाइल मिलता है, उसमें हम डायरेक्टली ओरेकल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और हमको पता है कि C जो है लोअर लेवल प्रोग्रामिंग के लिए है। ठीक है, तो हम लोअर लेवल करने का मतलब कि ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट, कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजमेंट, ये सबको हम बाईपास करके सीधे रिकॉर्ड पे पहुंच जाए, और वहां जो मन तो इंटर कर दें और जो मन तो वहां पे हम फेच कर दें। ठीक है, तो अभी क्या कर रहे थे कि अभी हम कुछ इंटर करेंगे तो हमारा जो इंटीग्रिटी कंस्टेंट चेक होगा, ठीक है, और ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट चेक होगा, ये सब चेक होगा और सब वैलिड होगा, तब जाएगा कि अगर कोई ट्रांजेक्शन हुआ और ट्रांजेक्शन अगर इनकंसिस्टेंट हो रहा है तो उसको रोल बैक कर दिए। ये सब का मतलब डेटाबेस है फाइल में, तो उसके पहले कुछ पहरेदार खड़े हैं, कुछ कंपोनेंट खड़े हैं जो उस चीज को वैलिडेट कर रहे हैं कि सब सही होगा, तभी हमें डेटाबेस में जाने देंगे। तो कोई एक ऐसा तरीका नहीं होना चाहिए कि हर कोई भी इंटीग्रिटी रूल को बाईपास करके और सारे कंसेंट को और बाईपास करके लैंग्वेज सॉरी डेटाबेस को वो एक्सेस कर सके, इंसर्ट, एक्सेस, डिलीट, जो पढ़ना है, रीड राइट, कुछ भी कर सके। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम जो रिकॉर्ड रखेंगे वो रिकॉर्ड इस तरह का इंक्रिप्टेड फॉर्म में होना चाहिए ताकि हमको उसको पढ़ने के लिए हमको हमेशा ओरेकल ही खोलना पड़े, इसको सर्वर ही खोलना पड़े किसी थर्ड पार्टी से। तो है तो फाइल में सेव, कहीं ना कहीं फाइल में ही सेव होगा डेटा, जो हम लोग बात किए थे परसिस्ट का, डेटा परसिस्टिंग का, परसिस्टेंस ऑफ द डेटा। ओरेकल भी सारा रिकॉर्ड डेटाबेस का वो किसी न किसी फाइल में रख रहा है। ओके, लेकिन हमको उस फाइल को पढ़ने के लिए हमको डेटाबेस ओपन करना पड़ेगा, ओरेकल ओपन करना पड़ेगा, टेबल बताना पड़ेगा, तभी हम पढ़ पाएंगे। ऐसा नहीं है कि डी ड्राइव सी ड्राइव खोले, ओरेकल वाला फोल्डर खोले, वहां से डेटाबेस पढ़ गए, उसको राइट क्लिक करके ओपन कर लिए नोटपैड में, सब पढ़ लिए। दैट इज नॉट पॉसिबल, ये भी रूल है। ओके, तो ये सारा का सारा था कॉड का रूल, इसका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लेते हैं एक बार। This rule states that if relational database management system has an interface that provides access to low-level record, this interface must not be able to subvert system and bypass security and integrity consent. The system must not have features that allow you to
subvert database structure in integrity, convert नहीं करे. Basically, the system must not include backdoor that let you cheat the system for features such as administrative privilege and data constraint. हमको किसी टेबल में इंसर्ट करने का प्रिविलेज नहीं मिला हुआ है, ठीक है, हमको प्रिविलेज नहीं मिला हुआ है कि आप इस टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, हम एक बैकडोर प्रोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे और उससे हम डेटाबेस के अंदर जाके हम एंट्री कर दें, हैं? तो वो नहीं होना चाहिए. ओवरऑल there should not be a way in any form to violate the integrity constraint defined on a database. अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो डेटाबेस हैक नहीं होना चाहिए, कोई हैक ना कर पाए इसी का व्यवस्था करना है. Integrity constraint defines the database only. The language or sub-language which was used to define those constraints can be able to redefine them. If we would say that a low-level language is supported by the RDBMS, then it should not be possible for that low-level language to bypass any integrity constraint defined the high-level language. ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर. यस सर. ओके, बहुत अच्छी बात है. अब यहाँ देखो, एक टेबल हम कंसीडर करते हैं जो स्टाफ नंबर है, ठीक, ये डेंटिस्ट का नाम है और ये पेशेंट नंबर है, ये पेशेंट नेम है, अपॉइंटमेंट है और अपॉइंटमेंट में डेट एंड टाइम लिखा गया है और सर्जरी नंबर है. ओके, यहाँ पे कोई चीज ऐसा तुमको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, पूरा एनालाइज करो. क्या हम ऐसा कोई कॉलम बना सकते हैं जिसमें दो इंफॉर्मेशन रखें? ऐसा कोई एट्रीब्यूट हम बना सकते हैं जिसमें दो इंफॉर्मेशन रखें? यस और नो ही तो बोलना है. क्या वो नहीं समझ रहा है क्या नीतू? यस सर. अगर कोई हम अगर मान लो हम एक एट्रीब्यूट के लिए कॉलम बनाते हैं तो क्या उस कॉलम में दो डेटा रख सकते हैं? यस सर. अच्छा, तो रोल नंबर वाले में हम नेम रख लेते हैं तो नेम का अलग से जरूरत नहीं पड़ना चाहिए. रोल नंबर वाले में आईडी रख सकते हैं तो रोल नंबर को हम आईडी रख लेंगे, तो हमको जरूरत नहीं पड़ना चाहिए थे दो अलग अलग का. मतलब तुम ABCD तुम लोग भी नहीं याद रखोगे तो कैसे होगा? हम लोग जब एट्रीब्यूट्स पढ़े थे, एंटिटी सेट के पढ़े थे, तब ये बात किए थे कि सारा का सारा एट्रीब्यूट जो है वो सिंगल डेटा स्टोर करेगा. अगर मल्टी वैल्यूड है तो हम मल्टी वैल्यूड को हम एक साथ नहीं रखेंगे, उसके लिए अलग टेबल बनाएंगे. ठीक है, तो अपॉइंटमेंट डेट और अपॉइंटमेंट टाइम दो अलग अलग कॉलम होना चाहिए, एक कॉलम में दोनों नहीं रखेंगे. यस सर. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसको हम लोग देखने वाले हैं किस हद तक ये नॉर्मलाइज है, किस नॉर्मल फॉर्म के अंदर ये फॉल कर रहा है और इसको हम आगे लेके जाएंगे. ठीक, तो हम एक बार में जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, वी सी मल्टीपल वैल्यू इन एन अपॉइंटमेंट कॉलम एंड दिस ऑफ कोर्स वायलेट द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, कोई भी डेटा, कोई भी टेबल तुम उठाओ जो एकदम नॉर्मल तरीके से बनाया गया है, एक कॉलम में एक ही डेटा है, तो हम उसको बोलते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, दैट इज द फ्लैट टेबल. ठीक है, जो एक मिनिमम जो तरीका है और रूल है उसको फॉलो करके बनाया गया है. तो यहाँ क्या कर रहे हैं कि मल्टीपल वैल्यू इन अपॉइंटमेंट कॉलम इन एंड दिस इज कोर्स ऑफ कोर्स वायलेट द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म भी नहीं है ये हमारे DBMS और RDBMS के तहत, ये हमारा टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में. By assuming that the staff number and the patient number as the candidate key, there are many anomalies exist. अगर मान लो स्टाफ नंबर और पेशेंट नंबर को कैंडिडेट की हम माने, स्टाफ नंबर और पेशेंट नंबर को हम कैंडिडेट की मान ले, तो क्या क्या हो सकता है? 0 S1011 P100, ठीक है,
S1011 P105 S, ठीक है। आगे 1024 है और 1024, ठीक है। 1024 में हम बात करते हैं पेशेंट नंबर 108 का, और दोनों पेशेंट नंबर ठीक है, 108 भी है, दोनों में पेशेंट नेम भी ठीक है, डेंटिस्ट नेम भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपॉइंटमेंट डेट अलग अलग है, सर्जरी भी ठीक है। S32 का बात करें हम लोग तो दोनों पेशेंट ठीक है। S32 स्टाफ नंबर, ये जो था रॉबिन लेविन, इन्होंने डील किया था उसका पेशेंट नंबर 105 को 110 को। तो ये हमारा, अगर हम बात कर देखें, अगर कि हम स्टाफ नंबर और पेशेंट नंबर को हम कैंडिडेट की माने तो क्या क्या एनोमलीज एग्जिस्ट होगा। पहला इंसर्शन एनोमलीज, to enter new patient data that does not have doctor to be assigned, we cannot insert null value by the of the primary key, ठीक है। हम पेशेंट का डेटा एंटर करना चाहते हैं जिसका भी डॉक्टर असाइन नहीं हुआ है, डॉक्टर असाइन होगा तो हम डॉक्टर वाला जो कॉलम है उसको खाली छोड़ना पड़ेगा, अगर वो प्राइमरी की है तो हम नहीं कर सकते हैं। डिलीशन वाले में देखते हैं, when we delete a dentist record, for example to Tony Smith, the detail about his patient also lost for the database। मान लो कोई एक हॉस्पिटल में कोई एक डेंटिस्ट छोड़ के चला गया और उसका अब हम रिकॉर्ड मिटाना चाहते हैं, और उसका रिकॉर्ड अगर हम टॉनी स्मिथ का रिकॉर्ड मिटाएं, हम टॉनी स्मिथ का रिकॉर्ड मिटा दें, ये दो रिकॉर्ड मिट गया तो हम स्टाफ नंबर, ये दोनों रिकॉर्ड मिट गया, लेकिन P100 नाम का जो पेशेंट नंबर था जिसका नाम विलियम वाइट था और 12 अगस्त को दिखाया था और सर्जरी उसका S10 हुआ था, ये इंफॉर्मेशन भी मिट जाएगा मेरे। इसका मतलब यहाँ पे बहुत सारा रिडंडेंसी है। और मॉडिफिकेशन एनोमलीज में देखो कि with redundant data, when we want to change the value of one column of a particular dentist, for example the dentist name, we must update all the dentist record that are assigned to a particular patient. Otherwise the database will become inconsistent. We also need to modify the appointment schedules because different dentists have different schedules. अगर मान लो ये कह रहे हैं कि अगर मान लो कोई मॉडिफिकेशन करना पड़ता है हमको किसी डेंटिस्ट का हमको मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, तो हमको जहाँ जहाँ टॉनी स्मिथ है सब जगह करना पड़ेगा। अच्छा टॉनी स्मिथ और होगा, एलियन पियर्सन जो है और बहुत सारा हो सकता है, ठीक है। इसी तरह का कुछ भी हमको अगर चेंज करना होगा तो हर जगह चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा मॉडिफिकेशन नंबरीज हो गया। तो नाउ लेट अस नॉर्मलाइज द टेबल। हम अब टेबल को नॉर्मलाइज करते हैं। सबसे पहले टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाएंगे तभी आगे बढ़ेंगे। First normal, in the first normal form, we remove all the multi-valued attributes and the appointment and create a new table, appointment date and time. Now table is a first name. हम क्या किए कि मल्टी वैल्यूड को हम लोग अलग अलग रखते हैं, तो हम लोग उसको अपॉइंटमेंट को अलग क्रिएट कर दिए, न्यू कॉलम, सॉरी टेबल नहीं, और क्रिएट ए न्यू कॉलम ऐप डेट एंड ऐप टाइम। इस चीज को जो हम एक साथ रख रहे थे हम दो कॉलम बना दिए, एप्लीकेशन डेट इसमें रखेंगे, टाइम इसमें रखेंगे, ठीक है। जब हम अलग अलग कर दिए तो अगर सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट है तो वो हमारा वन नॉर्मल फॉर्म में, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा। ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो गया। तो नॉर्मलाइज टेबल फर्दर, आगे भी हम नॉर्मलाइज करना चाहते हैं इसको। वी नीड फंक्शनल डिपेंडेंसी विच इज नॉट गिवन द क्वेश्चन। नॉर्मली क्या होता है कि हमको टेबल दिया जाएगा और हमको फंक्शनल डिपेंडेंसी दे दिया जाएगा, फंक्शनल डिपेंडेंसी दे दी जाएगा कि इसको नॉर्मलाइज कीजिए, ठीक है। जैसे हम लोग फंक्शनल डिपेंडेंसी में क्या रखते हैं कि कंसीडर द रिलेशन आर विद ए बी सी डी और ए डिटरमाइन बी, बी डिटरमाइन सी, बी ऐसा, तो हम उसको बोलेंगे कि भाई टेबल किस नॉर्मल फॉर्म में बताइए, ठीक है। और अगर हमको पता चल जाएगा किस नॉर्मल फॉर्म में है तो फर्दर नॉर्मल फॉर्म हम आगे भी बढ़ा सकते हैं उसको। तो एफडी हमको नहीं पता है, फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं दिया गया और वो उसके बगैर हम इसको हम कर नहीं सकते हैं नॉर्मलाइज, ठीक है। तो सो बाय एनालाइजिंग टेबल्स डेटा वी हैव टू फाइंड एफडीज। एफडी फाइंड करना है। अब एफडी फाइंड करके देखो कि हम कौन कौन सा जो एट्रीब्यूट है किसके किसके द्वारा हम डिटरमाइन कर पा रहे हैं। तो देखो पेशेंट नंबर और पेशेंट नेम, नंबर और पेशेंट नेम अगर हम मिला देते हैं
तो हम क्या क्या फाइंड कर पाएंगे? स्टाफ नंबर, ऐप डेट, एप्लीकेशन, डेंटिस्ट। ठीक है, देखते हैं पेशेंट नंबर और पेशेंट नेम। पेशेंट नंबर कहाँ गया? पेशेंट नंबर एंड पेशेंट नेम अगर हम मिला लें, P100 यहाँ नहीं है, P100 और विलियन वाइट ये दोबारा नहीं आया है। जब दोबारा नहीं आया तो 105 को देखो, 105 जिल बेल, 105 जिल बेल। ठीक है, तो ये हम बना सकते हैं दोनों को, प्राइमरी की या जो कंपोजिट की। 105 108 हो गया, तो दोनों वो दोनों। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि पेशेंट नेम और पेशेंट नंबर ये दोनों को अगर हम देख लें तो हम कह सकते हैं कि हम किसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो तो पेशेंट नंबर अगर हम ले लें और पेशेंट नेम अगर हम ले सकते हैं, तो हम किसको यहाँ डिटरमाइन कर पा रहे हैं? स्टाफ नंबर, ऐप डेट, ऐप टाइम। ठीक है, इस चीज को हम नहीं, स्टाफ नंबर और डेट, टाइम और डेंटिस्ट नेम, सॉरी ये तीनों, सॉरी ये वाला स्टाफ नंबर, ऐप, डेट, टाइम, ये तीनों मिला के हम पेशेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा स्टाफ नंबर किसको ऑपरेट किया। ठीक है, तो एक बार फिर से एनालाइज करो। स्टाफ नंबर और कौन सा था? ऐप डेट एंड टाइम। स्टाफ नंबर, ऐप डेट एंड टाइम अगर हम ये मिला दें तो हम कह सकते हैं कि हम पेशेंट को जान सकते हैं। अगर कोई पूछे कि स्टाफ नंबर जो है, मतलब टॉनी स्मिथ, इसी का स्टाफ नंबर है, तो टॉनी स्मिथ ने 12 तारीख को 10 बजे किसका ऑपरेशन किया था? ठीक है, किसका ऑपरेशन किया था? तो टॉनी स्मिथ ये जो है 12 अगस्त को किसी और का ऑपरेशन किया ही नहीं था। 12 अगस्त को किसका ऑपरेशन किया था? तो गिलियन वाइट। ठीक है, तो पेशेंट नंबर और पेशेंट नेम को हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। इसके बाद हम अगर देखें 1024 हेलेन पियर्सन, ये स्टाफ नंबर और डेंटिस्ट स्टाफ नंबर जो है, ये अगर हम देखें पेशेंट नंबर का 108 का किया था 12 तारीख को और 12 सितंबर को, तो 12 सितंबर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से एनालाइज करके हमको देखना पड़ेगा कौन कौन सा एट्रीब्यूट किस को रिकॉग्नाइज कर रहा है। ठीक है, इस तरह से हमको एक फंक्शनल डिपेंडेंसी हमको मिला FD1, और बाद में फिर बचा कौन कौन? तो ये बच गया, ये इसको कौन रिकॉग्नाइज करेगा? स्टाफ नंबर डेंटिस्ट नेम को करेगा। सारे डेंटिस्ट का स्टाफ नंबर वही है, मतलब हॉस्पिटल का जो स्टाफ है वो डॉक्टर है, तो वही उसका कोड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया कि स्टाफ नंबर जो है डेंटिस्ट को करेगा, और सर्जरी नंबर जो है पेशेंट नंबर और पेशेंट नंबर अगर मिला के दोनों को कंपोजिट की के रूप में यूज करें, पेशेंट नंबर जो है पेशेंट नेम को करेगा और सर्जरी नंबर को भी करेगा। ठीक है, सर्जरी नंबर को भी करेगा। देखो यहाँ पे अगर हम पेशेंट नंबर का बात करें तो P100 गिलियन वाइट का है और 105 जिल वेल्थ का है। 105 यहाँ आया तो यहाँ भी बीटा का वैल्यू सेम आया, मतलब ये इसको डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। और देखो इसके बाद और क्या था कि सर्जरी नंबर, पेशेंट नंबर जो है वो सर्जरी नंबर को भी डिटरमाइन कर रहा है। कैसे? पेशेंट नंबर जो है वो डिटरमाइन कर रहा है सर्जरी नंबर को। ठीक है, अब 100 तो आया नहीं है, 105, अगर 105 है 15 तो 105 आया तो यहाँ भी 15 आया, मतलब सेम अल्फा के लिए बीटा भी सेम होना चाहिए। और अगर 108 है तो यहाँ S10 है तो 108 में भी S10 है। ठीक है, सेम अल्फा के लिए सेम बीटा, इसका मतलब पेशेंट नंबर सर्जरी को भी डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये भी इसको डिटरमाइन कर रहा है, तो मेरा फंक्शनल डिपेंडेंसी नंबर 3 बन गया। ठीक है, तो अब और एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है, वो ये है कि स्टाफ नंबर और डेट दोनों मिला के भी हम सर्जरी को डिटरमाइन कर सकते हैं। ये दोनों को मिला के उस डेट, वो स्टाफ नंबर और उस डेट में कौन सा सर्जरी नंबर किया था, तभी सर्जरी जो होगा उसका भी कोड है ना। तो कौन स्टाफ किया, मान लो कि राज वर्मा 12 तारीख को एक ऑपरेशन किया, तो
तो 12 तारीख को ऑपरेशन किया तो सर्जरी डेट हुआ S12, तो S12 ही होगा, और अगर दूसरा करेगा तो कुछ और डेट होगा। तो हम यहाँ देखें कि डिपेंड कर रहा है कि नहीं, डिटरमाइन कर रहा है कि नहीं। सर्जरी स्टाफ नंबर, और ये मान लो कि हम बोलते हैं 10, 11 और 19 में, ये हमारा S10 है, लेकिन दोनों को मिला के, कौन दोनों मिला के, हाँ ये 1 मिनट ये देख लें, स्टाफ नंबर और डेट। ओके, स्टाफ नंबर और ये डेट। अगर हम बात करें कि 10/11 S10/11 12 अगस्त को S10 ऑपरेशन नाम का ऑपरेशन किया था, ठीक है, तो S11 फिर आएगा, ठीक है, और 12 अगस्त दोबारा नहीं आएगा। ये तो ऐसे ही ये इसको डिटरमाइन कर ही रहा था, ये इसको डिटरमाइन कर रहा था, ये भी ये और ये मतलब कंपोजिट की मिलकर इसको डिटरमाइन कर रहा है। तो हमारे पास टोटल 4 फंक्शनल डिपेंडेंसी मिला, टोटल 4 फंक्शनल डिपेंडेंसी मिला। इस फंक्शनल डिपेंडेंसी को यूज करके हम देखेंगे कि हम कितना नॉर्मल फॉर्म बना सकते हैं। ओके, एफडीज क्या क्या मिला, फंक्शनल डिपेंडेंसी 1, स्टाफ, ऐप, डेटा, टाइम, ये जो डिटरमाइन कर रहा है पेशेंट नंबर को और पेशेंट नेम को। स्टाफ नंबर डेंटिस्ट नेम को कर रहा है, पता है। पेशेंट नंबर जो है वो पेशेंट नेम को भी कर रहा है, सर्जरी नंबर को भी कर रहा है। स्टाफ नंबर और ऐप डेट जो है जो वो सर्जरी नंबर को कर रहा है, और डेट और टाइम और पेशेंट नंबर ये तीनों मिला दें तो हमको स्टाफ नंबर और डेंटिस्ट नेम को कर रहा है। यहाँ तक ठीक है? यस सर। यस अब सर। यहाँ के बाद हम यहाँ के बाद हमको क्या करना है, अब हमको सुपर की फाइंड करना है, उसमें कैंडिडेट की देखना है, और जब सुपर की कैंडिडेट की मिल जाएगा तो हमको देखना है कि अगर कौन कौन सा जो एट्रीब्यूट है जो कीज पे पार्शियल की पे डिपेंडेंट है, कौन नन की पे डिपेंडेंट है, यही सब चेक करना है। उसके आधार पे हम टेबल को हम उसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। FD1 is already in the second normal form. FD1 is the second normal form. अगर मान लो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में क्या करे थे, यहाँ पे ये 3 है हमारा स्टाफ नंबर, ऐप डेट एंड ऐप टाइम। ये हमारा इधर वाला देखो तो पेशेंट नंबर और पेशेंट नेम, ये हमारा इसका पार्ट नहीं है, इसका पार्ट नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में वैसे ही चला गया। FD2 को देखते हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसी जस्ट डिपेंड ऑन स्टाफ नंबर, एंड FD4 जस्ट डिपेंड ऑन द स्टाफ नंबर एंड ऐप डेट, वायलेट्स द सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म को वायलेट करा बिकॉज these two are partially dependent on a keys, not the whole key. Okay, FD2 में क्या देख रहे हैं कि ये FD2 देखो फंक्शनल डिपेंडेंसी स्टाफ नंबर जो है ये डेंटिस्ट नेम इस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक। तो और यहाँ पे 4 में देखो ऐप डेट, ऐप टाइम, पेशेंट नंबर, ये मिला के स्टाफ नंबर और डेंटिस्ट नेम कर रहा है। तो हमको क्या कहना था कि बिकॉज दीज टू आर पार्शली डिपेंडेंट ऑन अ की, नॉट द होल की। अगर हम इसको की मान रहे हैं, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के अनुसार, तो डेंटिस्ट नेम को सिर्फ स्टाफ नंबर पे डिपेंड नहीं करना चाहिए था, सिर्फ अकेले स्टाफ नंबर इसको डिटरमाइन नहीं करना चाहिए था, सब मिलकर करना चाहिए था। लेकिन ये हमारा पार्शियल की है, की का, इस की का कंपोजिट की का एक पार्ट है, यस और नो? यस सर। ठीक है। अब इसके बाद 4 नंबर में क्या करते हैं, ये तो काम हो गया। FD4 just depend on the staff number and the app date, staff number and the app date, staff number and the app date। यहाँ पे देखो तो स्टाफ नंबर और ऐप डेट पे कौन डिटरमाइन हो रहा है, ये हो रहा है हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी 4। वो स्टाफ नंबर और ऐप डेट ये दोनों मिलके सर्जरी नंबर को डिटरमाइन कर ले रहा है। तो ये भी पार्शियल हो गया, पूरा की को नहीं यूज कर रहा है। FD2 और FD4 दोनों पार्शियल की को यूज कर रहा है, एक स्टाफ नंबर को और एक स्टाफ नंबर ऐप डेट को, ठीक है। तो ये दोनों हमारा जो है वो फंक्शनल डिपेंडेंसी 2 में, सॉरी हाँ, तो हमारा क्या बोलते हैं इसको, पार्शियल की सर। हाँ, सेकेंड NF को वायलेट कर रहा है,
ठीक है, okay. FD can stand on its own by depending on the staff number, so decomposed in R1 staff number and dentist name. जब हमको पता है कि डेंटिस्ट नेम और स्टाफ नंबर और डेंटिस्ट नेम दोनों एक दूसरे का है, तो काहे नहीं उसको अलग से हम डॉक्टर टेबल बना दें, डेंटिस्ट टेबल बना दें, अलग कर दें उसको, ठीक है, उसको अलग कर दें। तो हम उस टेबल को, इस टेबल को डिकम्पोज किए कैसे कि हम स्टाफ नंबर और डेंटिस्ट ये दोनों को काट के अलग कर दिए। ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा था और ये पूरा का पूरा की नहीं यूज कर रहा था, अलग से, मतलब इसके लिए ये डिटरमाइन कर रहे थे, इसके लिए ये की है, इसको अलग काट के कर दिए। तो हमारा पहला डिकम्पोजिशन हो गया कि हम एक रिलेशन R1 बनाए जिसमें स्टाफ नंबर और डेंटिस्ट नेम रखे। अब FD4 का देखो, FD4 कैन also can stand on its own by depending on the staff number and staff number, so decomposed in R2 staff number, app date and surgery number, ठीक है। जो FD4 था, स्टाफ नंबर और ऐप डेट दोनों मिला के सर्जरी को फाइंड आउट ये कर ले रहा था, डिटरमाइन, ठीक है। तो इसको भी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी 4 को भी हम लोग कर दिए, क्या किए कि स्टाफ नंबर, ऐप डेट और सर्जरी नंबर ये तीनों मिला के हम एक रिलेशन और बना दिए। यही दोनों मिलके इसको कर रहा था, तो ये दोनों मिला के कंपोजिट की हो जाएगा और इसको सर्च आउट कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ तक तो हो गया कि हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कौन कौन फाइंड आउट किया था, फंक्शनल डिपेंडेंसी 2 एंड 4, और 2 और 4 का हम हिसाब किताब कर दिए, उसको अलग अलग कर दिए और मेरा काम हो गया। अब जो तीन टेबल बना, एक पहला वाला टेबल जो था उसको काट के हटा दिए थे जो, और एक R1 एक R2 और एक R ओरिजिनल वाला है, तो हमारा 3 टेबल बन गया। अब हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म के को एनालाइज करते हैं कि है कि नहीं है, ठीक है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो है, FD3 violates the third normal form, showing the transitive dependency where surgery number and patient number depends on the patient number, while patient number depends on the staff number, that is the none key is depending on the another none key. यहाँ पे देखो फंक्शनल डिपेंडेंसी 3 में हम क्या कर रहे हैं कि पेशेंट नंबर पे डिपेंड कर रहा है पेशेंट नेम एंड सर्जरी नंबर, ठीक है। जबकि पेशेंट नंबर हमारा की नहीं है और ये भी नन की है, ये भी नन की है हमारा, तो नन की डिपेंड्स अपॉन द नन की, ओके। तो ये हमारा जो फंक्शनल डिपेंडेंसी 3 जो है थर्ड NF का जो रूल है वो वायलेट हो रहा है, थर्ड NF वायलेट हो रहा है। सर्जरी नंबर एंड द पेशेंट नेम डिपेंड्स ऑन पेशेंट नंबर, while patient number depends on staff number, that is the none key. It will decompose the relation 3 R3, that is patient number and the patient name, ठीक है। इसको भी हम अलग अलग कर दिए। अब सब मिला के मेरे पास क्या क्या टेबल बना, पहला स्टाफ नंबर डेंटिस्ट नंबर का एक टेबल बन गया, ठीक है। अब हम जब यहाँ पे ऐप डेटा और सर्विस नंबर लिए तो स्टाफ नंबर का हमको फॉरेन की के रूप में रखना पड़ा, इसको ज्वाइन कैसे करेंगे, ये हो गया। और यहाँ पे हमको पेशेंट नंबर और पेशेंट नेम पता चल गया। और ये जो मेन टेबल था अपॉइंटमेंट वाला, जिसमें स्टाफ नंबर, ऐप डेट, जो हमको फंक्शनल डिपेंडेंसी 1 मिला था, ये 3 मिला के जो कर रहा था उसको हम इस डेटा में छोड़ दिए, और यहाँ पे इसको हम पेशेंट्स के नंबर के साथ कनेक्ट कर पाए, इसलिए पेशेंट नंबर का हम यहाँ फॉरन की रख लिए। ये टोटल 1 2 3 4 4 टेबल में हम इसको डिवाइड कर दिए, तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक हमारा हो गया, ठीक है। तो BCNF ऑलरेडी इस पे अप्लीकेबल था, इसलिए हमको BCNF नहीं करना पड़ा। आज यहीं छोड़ते हैं, एक आध दो और एग्जाम्पल है जो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग, और कर लेंगे, एक दो क्लास और देख लेते हैं। तुम लोग अब तब तक जितना PDF है पढ़ो, और डिस्कशन जो होगा, जो तुम लोग का प्रॉब्लम होगा, हम लोग एक दो क्लास में उसको डील कर देंगे। उसके बाद हम लोग इसको वाइंड अप करेंगे और तीनों शेड्यूल में हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जारी रखेंगे, ठीक है। ओके सर, ठीक है, चलो बढ़ो। थैंक अटेंडेंस यू सर, सर। ले लिए राज? यस सर।